अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 16 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 15 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, कॉम्बेकल पामश के जरिए अस्मा खातून तक एक जहर पहुँचाता है ताकि वो जहर अस्मा खातून, तुर्गुत और असलहा खातून के खाने में मिला सके। और दूसरी जानिब काई कबीले में आरिफ के मंसूबे के मुताबिक तीतान जख्मी हालत में काई कबीले में आता है और आरिफ साहब तीतान का इलाज करते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुल गाजी आरिफ साहब और अपने सिपाहियों के साथ मौजूद हैं। अर्तुल गाजी कहते हैं, सिपाहियों, कराची हिसार किले को फतह करने का वक्त आ गया है। यह सुनकर तमाम सिपाही बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। सिपाहियों की खुशी को देखकर अर्तुल गाजी भी बहुत खुश होते हैं और अब्दुर्रहमान कहता है, भाई, हम इस खबर के कब से मुंतजिर थे। आरिफ साहब कहते हैं, हुजूर, हमारी मुबारक जदोजहद सलामत रहे। तुर्गुत कहता है, भाई, अब हमारी तलवारें बोलने वाली हैं। आरिफ साहब कहते हैं, हुजूर, हम कब किले पर हमला करने वाले हैं। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, आरिफ साहब, तुर्गुत की शादी की अगली सुबह, शादी के बाद की सुबह के वक्त आरिफ को हमले की उम्मीद नहीं होगी। हम उसका शिकार करेंगे जब वो गैर तैयार होगा। और सिपाही तुर्गुत, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए शादी का तोहफा होगा। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, भाई, ऐसे तोहफे पर तो मेरी जान कुर्बान। इसके बाद अर्तुल गाजी अब्दुर्रहमान से कहते हैं, अब्दुर्रहमान, सिपाहियों के साथ किले में सरायत कर जाओ, आम से कपड़े पहन कर जाओ जैसे तुम वहाँ तिजारत करने जा रहे हो। जब तुम किले के अंदर दाखिल होगे तो चीज को तलाश करना। तुम दोनों नजर में आए बगैर आरिस के हिफाजती इक़दामात का पता चलाओगे, कितने महाफिज मौजूद हैं और उनके पास कौन से हथियार हैं। और एक बात हो, किले के दरवाजे बंद होने से पहले वहाँ से निकल कर चावदार कबीले चले जाना। मैं वहाँ तुम्हारी खबर का इंतजार करूँगा। यह सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है, भाई, जैसे आपका हुक्म। आरिफ साहब पूछते हैं, हुजूर, हमारे जो सिपाही किले में सरायत करेंगे वो वहाँ क्या करेंगे। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, जब किले के दरवाजे खुलेंगे वो शहर में मुंतकिल हो जाएंगे। जब सिपाही देखेंगे कि हम पेशकदमी कर रहे हैं तो हमारे सिपाही उन्हें हमारे लिए गेट बंद करने से रोकेंगे। फिर अर्तुल गाजी आरिफ साहब से कहते हैं, आरिफ साहब, जब हम किले जाएंगे तो बगैर ताखीर किए आप कबीले जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि खवातीन समेत हर कोई तलवार से लैस हो। यह सुनकर आरिफ साहब कहते हैं, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। और दूसरी जानिब चावदार कबीले में खवातीन शादी की तैयारियों में मसरूफ होती हैं। असलहा खातून और अस्मा खातून भी वहाँ मौजूद होती हैं और असलहा खातून बहुत खुश दिखाई दे रही होती हैं। इसी दौरान बहादुर की बीवी करचा खातून वहाँ आती हैं और असलहा खातून से कहती हैं, मेरे बेटे को कबीला बदर करके तुम्हें कभी भी खुशियाँ नसीब नहीं होंगी। यह सुनकर असलहा खातून कहती हैं, अगर तुम्हारा इरादा बुराई फैलाने का है तो तुम्हारी ख्वाहिश बेकार जाएगी। इस पर करचा खातून कहती हैं, ये ना समझो कि ये शादी तुम्हारे लिए कोई भलाई लाएगी। देखते हैं तुम्हारा मरकजी खेमा कितना खुशियार रहेगा। यह सुनकर असलहा खातून कहती हैं, ये मेरा मरकजी खेमा है, तुम जितना बुरा कर सकती हो करो, लेकिन याद रखना आपके बाद लंबी जुबानों को काटा जाएगा और बागियों से निपटा जाएगा। इसके बाद करचा खातून वहाँ से चली जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद कराची हिसार किले में आप देखेंगे किले के बाजार का दरवाजा खुलता है और अब्दुर्रहमान अपने बाकी साथियों के साथ ताजरों के बेस में किले में दाखिल हो जाता है और किले में दाखिल होते ही किले के अंदर का अच्छी तरह जायजा लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब्दुर्रहमान अपने आधे साथियों को एक तरफ भेज देता है और अब्दुर्रहमान खुद अजीज के पास जाता है। अब्दुर्रहमान अजीज से कहता है, कराची हिसार को फतह करने का वक्त आ गया है। कल सुबह जब किले के दरवाजे खुलेंगे हम इस पर हमला कर देंगे। इसके बाद अब्दुर्रहमान अजीज को अर्तुल गाजी के सारे मंसूबे के बारे में बताता है और फिर कहता है, अर्तुल भाई चाहते हैं कि किले के अंदर क्या इक़दाम किए गए हैं मैं उनका पता चलाऊं, इसीलिए मैं ताजरू के बेस में अपने साथियों के साथ आया हूँ। इस पर अजीज अब्दुर्रहमान को अपने साथ आगे ले जाता है और दूसरी जानिब काई कबीले में अर्तुल आरिफ साहब और अपने करीबी साथियों के साथ सफदारी खेमे में बैठकर बातचीत कर रहा होता है। अर्तुल कहता है, आरिफ साहब, जब हम किले में जाएंगे तो आप यहाँ की तैयारियों को देखेंगे। इस पर आरिफ साहब कहते हैं, हुजूर, जैसे आपका हुक्म। इसी दौरान वहाँ सफदर आता है और अर्तुल गाजी से तीतान के बारे में कहता है, हुजूर, ताजिर दारियो साहब से मिलना चाहता है। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, उसे अंदर ले
ले आओ। तो सफदर तीतान को अंदर लेकर आता है। तीतान अरतुगरुल गाजी से कहता है, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मैं जिंदगी की तरफ वापस आया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके जवाब में अरतुगरुल गाजी कहते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद अरतुगरुल गाजी तिजारत के बारे में उससे चंद सवालात करते हैं, जैसे कि तुम किस चीज की तिजारत करते हो। इस पर तीतान कहता है, हर चीज की, मैं जिसमें भी मुनाफा हो मैं उसमें तिजारत करता हूँ, जैसे खाने, जानवर और रेशम वगैरह। फिर अरतुगरुल गाजी कहते हैं, तुम हमारे कबीले के बजाय हारिस के पास क्यों नहीं गए। इस पर तीतान कहता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बेहोश था और मुझे मालूम नहीं था कि मेरा घोड़ा किस तरफ जा रहा है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये उसने मुझे आप जैसे खैरख्वाह लोगों के कबीले में पहुँचाया। फिर अरतुगरुल गाजी कहते हैं, ताजिर दारियोस, तुम हमारे कबीले में जितना चाहे क़याम कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारी तमाम जरूरियात की चीजें मिलेंगी। यह सुनकर तीतान अरतुगरुल गाजी का शुक्रिया अदा करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अरतुगरुल गाजी कहते हैं, तुर्गुत, अपनी जरा मत उतारना, हम अभी चलते हैं। इसके बाद अरतुगरुल गाजी अपने सिपाहियों को लेकर खेमे से बाहर निकल जाते हैं और अपने घोड़ों पर सवार होकर उन्हें कराचीसार किले की तरफ दौड़ाते हैं। दूसरी जानिब सादुद्दीन कोपे के पड़ाव में गुप्तोक कोपे को बताता है कि अरतुगरुल आरिस की तरफ जा चुका है। यह सुनकर कोपे कहता है, अरतुगरुल और आरिस दोनों एक दूसरे की कब्रें खोदेंगे, वो एक दूसरे को तबाह और बिछाड़ने की कोशिश करेंगे और जब वो दोनों थक चुके होंगे तो मैं वापस आऊंगा। उस वक्त ना तो अरतुगरुल के साथ तुर्क कबाइल होंगे और ना ही सुल्तान उसका साथ देने के लिए मौजूद होंगे। दूसरी जानिब कराचीसार किले में आरिस कोस्तास से पूछता है, कोस्तास, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? इस पर कोस्तास कहता है, जी जनाब, हमने अरतुगरुल को खुशामदीद कहने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसी दौरान किले की घंटियां बजती हैं और अरतुगरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ कराचीसार किले में दाखिल होते हैं। अरतुगरुल गाजी के किले में दाखिल होते ही सुलेबी सिपाही एक बेहतरीन अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं और आरिस अरतुगरुल गाजी को खुशामदीद कहता है। इसके बाद अरतुगरुल गाजी घोड़े से नीचे उतरते हैं और आरिस उनसे कहता है, आपको सरदार आला बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद आरिस अरतुगरुल गाजी को अमन का सफेद परचम पेश करता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि इसे दब्बा नहीं लगेगा। इस पर अरतुगरुल गाजी वो परचम ले लेते हैं और फिर कहते हैं, अमन का परचम जब हमारे हाथ में हो इसे दब्बा नहीं लगता, लेकिन अगर ये हमारे आने से पहले ही दागदार हो तो फिर ये साफ नहीं हो सकता। इसके बाद आरिस कहता है, अंदर तशरीफ ले आए, मैंने आपके लिए ज़ियाफत का एहतमाम किया है। यह सुनकर अरतुगरुल गाजी बांसी और तुर्गुत आरिस से मुलाकात के लिए किले के अंदर चले जाते हैं और दूसरी जानिब काई कबीले में गुंदूस कबीले के बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है। इसी दौरान वहाँ तीतान आता है और गुंदूस को देखकर कहता है, तुम्हारे बाबा के अमाल की कीमत तुम चुकाओगे, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे पहले तुम्हारा दोस्त बनना होगा। और दूसरी जानिब कराचीसार किले में आरिस और अरतुगरुल गाजी एक साथ बैठे होते हैं और वो दोनों डाकुओं के हमलों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर अरतुगरुल गाजी कहते हैं, गवर्नर आरिस, माजी की बातों को माजी में रहने देते हैं, समझदारी इसी में होगी, हम अब आगे देखें। बाजार की तिजारत की बेहतरी के लिए हम मुसलमान और यूनानी ताजिरों की बाजार में वापसी को यकीनी बनाएंगे। अगर हम ये सब नहीं करते तो आपने अमन का परचम जो मुझे दिया उसका ज्यादा फायदा नहीं है। यह सुनकर आरिस खड़ा होकर अरतुगरुल गाजी के पास आता है और फिर कहता है, इस कारोबार में अमन शामिल है, मुनाफा है, आप जैसा शराकतदार है, तो फिर भी मैं इसको कबूल ना करूं तो मैं पागल हूँगा। इसके बाद आरिस अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन अरतुगरुल गाजी उससे हाथ नहीं मिलाते और खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं, गवर्नर आरिस, अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं इस किले का दौरा करना चाहता हूँ। मुझे मुसलमान ताजिरों के हालात पर तशवीश है, आप भी मेरे साथ आएं ताकि आपको पता चल सके उनकी क्या जरूरियात हैं। यह सुनकर आरिस मान जाता है और कहता है, तो चले अरतुगरुल साहब। और दूसरी जानिब अजीज किले के बारे में तमाम मालूमात एक कागज पर लिखता है और फिर वो कागज अब्दुर्रहमान को देते हुए कहता है, अब्दुर्रहमान, किले के बारे में जितनी भी मालूमात मुझे पता थी कि कहाँ पे कितने सिपाही मौजूद हैं और कब मुहाफिज अपनी जगह तब्दील करते हैं, सब कुछ यहाँ दर्ज है। अब तुम अपने साथ आने वाले सिपाहियों को रात के अंधेरे में दुकान में भेजना, मैं उन्हें उनके फराइज की तफसील बताऊंगा। यह सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है, आप फिक्र ना करें, वो वक्त पर आएंगे। इसके बाद अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे गवर्नर आरिस अरतुगरुल गाजी को मुसलमान ताजिरों के बाजार का दौरा करवाता है। अरतुगरुल गाजी को अपने दरमियान देखकर वहाँ मौजूद मुसलमान ताजिर बहुत खुशी का इजहार करते हैं और अरतुगरुल साहब खुशामदीद, अरतुगरुल साहब खुशामदीद कहते हैं। ये देखकर आरिस कहता है, अरतुगरुल साहब, लोगों का आपके लिए इस प्यार से हसद करे बगैर रहना नामुमकिन है, लेकिन अरतुगरुल साहब, आप एक दिलेर आदमी हैं,
آپ کے ساتھ امن کو پانا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اگرچہ امن ایک دن ختم ہو سکتا ہے لیکن مجھے آپ جیسا دلیر دشمن ہونے پر بھی ناز ہوگا۔ حارث کی یہ باتیں سن کر ارطغرل غازی کو وہ خیالات آتے ہیں جب حارث نے ڈاکو کے روپ میں ارطغرل غازی پر حملہ کیا تھا۔ یہ خیالات آتے ہی ارطغرل غازی کہتے ہیں حارث میں بھی ایک باہمت دشمن کو اپنے سامنے چاہوں گا، نہ کہ عہد شکن جو جال بچھاتے اور اپنے چہرے چھپاتے ہیں۔ یہ سن کر حارث کہتا ہے ارطغرل صاحب دشمنی کی باتیں کرنے کا آپ کوئی فائدہ نہیں۔ فرض کریں کسی دن امن ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو اس کو بات چیت کے ذریعے نپٹا سکتے ہیں۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی ہماری نظر میں غداری ہے اور ہم غداری کے ساتھ بات چیت سے نہیں بلکہ تلوار سے نپٹتے ہیں۔ یہ سن کر حارث خاموش ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ارطغرل غازی اور حارث وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور دوسری جانب چاودار قبیلے میں اسلحہ خاتون اپنے خیمے میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی دوران وہاں بہادر آتا ہے اور بہادر بڑے اچھے طریقے سے اسلحہ خاتون کو سلام کرتا ہے، پھر کہتا ہے اسلحہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو بس مانگ لو بیٹی، میں جانتا ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کو بہت دکھ دیا ہے اور میں بھی نہیں چاہتا کہ یہ سب ہو، لیکن ہر چیز کے باوجود میں تمہارا چچا ہوں اور تم میری بھتیجی ہو۔ یہ سن کر اسلحہ خاتون کہتی ہے جیسے ہی آپ میرے قبیلے میں آئے آپ نے میرے خیمے میں قبضہ کرنے کی کوشش کی اور آپ نے مجھے دھمکیاں دی اور جب یہ بھی کافی نہ تھا تو آپ نے میرے خیمے میں ترگت کو خنجر مارا، لہٰذا اس خوشی کے دن پر مجھے پریشان مت کریں۔ اس پر بہادر کہتا ہے تمہاری شادی کے دن تمہارے اپنے خون میں سے کوئی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، تمہاری اجازت سے میں اپنا فرض نبھاؤں گا۔ یہ سن کر اسلحہ خاتون کہتی ہیں بہادر صاحب فی الحال اگر آپ مجھ سے اور میرے خیمے سے دور رہیں تو یہ کافی ہوگا۔ یہ سن کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف کائی قبیلے میں آپ دیکھیں گے تیتان کائی قبیلے کے تمام بچوں کو جمع کر کے انہیں کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے اور گندوز تیتان کی کہانیاں بڑے غور سے سن رہا ہوتا ہے۔ تیتان گندوز اور باقی بچوں کو سفید گھوڑے کی کہانی سناتا ہے۔ اس پر گندوز کہتا ہے میں نے بھی سفید پروں والے گھوڑے پر سوار ہونا ہے۔ اس پر تیتان کہتا ہے وہ گھوڑا آسمانوں پر ہے اور کبھی کبھی زمینوں پر آتا ہے، اس بار جب وہ نیچے آئے گا تو میں تمہیں ضرور ملواؤں گا۔ تو ناظرین سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 16 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔